हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। तो इससे पहले हमने पढ़ा था फेल्टिंग और बॉन्डिंग तक। तो फेल्टिंग में हमने यही पढ़ा था कि किस तरीके से हम फेल्टिंग का मतलब क्या होता है। फेल्टिंग का मतलब होता है कपड़े या रेशों को, किसी भी चीज़ को आपस में जोड़ना, फेल्टिंग। तो इसमें सीधे रेशों से ही हम कपड़ा बना रहे हैं, तो हम जितने भी रेशे हैं उनको आपस में जोड़ देते हैं, यानी इनसे हम रेशों से सूत या धागा नहीं बनाते हैं, सीधा उन्हें जोड़ देते हैं दबा करके। तो इसमें आज हम क्या करते हैं, पहले एक परत बनाते हैं सारे रेशों की। उसके बाद उसमें दबाव डाल के हम उनको एक दूसरे से किसी भी दबाव से या फिर मशीन द्वारा घर्षण से एक दूसरे के साथ चिपका देते हैं, यानी फंसा देते हैं, ताकि वो एक साथ अच्छी तरीके से चिपक जाएं। और इसी को हम कहते हैं फेल्ट, यानी उनको फेल्ट करना। तो ये एक फेल्ट की अवस्था कहलाती है। उसके बाद जो वस्त्र बन जाता है उसको साबुन और एसिड सल्फ्यूरिक अम्ल में धोया जाता है, ताकि वो और अच्छे से सघन हो जाएं और उसको जैसा भी मनचाहा आकार दें वैसा दिया जा सकता है। तो फेल्ट के कपड़े जो होते हैं वो गर्म होते हैं और सर्दियों में अत्यधिक उपयोगी होते हैं। जूते, जैकेट, पर्स वगैरह बनाए जाते हैं इस विधि द्वारा। ठीक है। उसके अलावा बॉन्डिंग में है, तो बॉन्डिंग जो है वो एक अभी आधुनिक प्रक्रिया है। बॉन्डिंग प्रक्रिया में ज़्यादातर क्या होता है कि कपास, ऊन और जो रेशे हैं, रेयॉन और नायलॉन, जो मानव निर्मित रेशे हैं, उनका प्रयोग किया जाता है कपड़ा बनाने के लिए। इसमें क्या करते हैं कि जो रेशे होते हैं, प्राकृतिक तंतु, ठीक है, उनको गर्म करने पर पिघलने वाले रासायनिक रेशों में डाल देते हैं और उसके बाद जो है वो उसमें आसानी से मिक्स हो जाते हैं। यानी जो रेशे जैसे कॉटन, ऊन वगैरह जो प्राकृतिक रेशे हैं, उनको जो है उस जो पिघले हुए हमारे मानव निर्मित रेशे होते हैं उनमें डाल देते हैं, तो वो उसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाते हैं। फिर जब उनको सुखा दिया जाता है तो वो एक मिक्स हो जाते हैं अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले इसमें इन रेशों को हम बॉन्डिंग करते हैं। बॉन्डिंग मतलब आप समझते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, यानी जाल के रूप में फैलाते हैं और उस जाल में फिर कोई तरल पदार्थ या पाउडर डालते हैं जिससे कि वो चिपक जाएं आसानी से आपस में एक दूसरे से। और उसके बाद उसको छोड़ देते हैं सूखने के लिए और उसके बाद उसको हवा, अवन या किसी भी गर्म उससे सुखा दिया जाता है। इस प्रकार के जो होते हैं जब वो सूख जाते हैं तो आप उनमें एम्बॉसिंग भी कर सकते हैं। एम्बॉसिंग मतलब नक्काशी। कोई भी आप किसी भी तरीके का डिज़ाइन जो है उसके ऊपर रख करके बना सकते हैं। तो आप चाहें तो फेल्टिंग और बॉन्डिंग क्या होती है इसकी यूट्यूब वीडियो भी देख सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आपको उसमें कैसे बनता है मशीनों में वो भी दिखा दिया जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं अब सूत से कपड़ा बनाने की विधि में। बच्चों, सूत से कपड़ा बनाना मतलब अभी तक तो हमारे पास रेशा था, रेशे से हमने धागा कैसे बनाया इसके बारे में पढ़ा। अब धागे से ही हम धागे को मिला करके, बुन करके हम कपड़ा तैयार करते हैं। तो ये अलग अलग विधियाँ होती हैं अलग अलग कपड़ा तरीके का कपड़ा तैयार करने के लिए। तो सबसे पहली विधि आती है बुनाई। ठीक है। बुनाई क्या होती है, इसको हम वीविंग कहते हैं। ये बहुत पुरानी विधि है। इसमें अगर आप अपनी किताब में देखोगे तो चित्र भी दिया हुआ है हथकरघा, कैसे हाथ से पुराने ज़माने में जो है कपड़े को वीविंग करके या बुनाई करके धागे को हथकरघे में डाल के बुनाई की जाती थी और कपड़ा तैयार किया जाता था। और आजकल के ज़माने में, आधुनिक समय में, पावर लूम आ चुके हैं, यानी मशीन वाले करके आ चुके हैं। तो उनमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती, वो मशीन से ही बिजली के द्वारा चलते हैं। तो इसमें इस तरीके से कपड़ा तैयार किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो हम जिस विधि से इसे तैयार करते हैं, सबसे पहले हम कपड़े को जो धागा होता है उसको दो भागों में बांट देते हैं अगर हम कहें तो। एक होता है आपका सामने वाला भाग जो लंबाई में होता है, जैसे मैं आपको यहाँ पर चित्र में बता देती हूँ। लंबाई में होते हैं धागे इस तरीके से मशीन में, इनको हम कहते हैं ताना या फिर वॉर्प। ठीक है, ताना या फिर वॉर्प। ठीक है।
तो ये लंबाई में मशीन में होते हैं। और उसके बाद दूसरा सेट जो धागे का होता है वो एक इस तरीके के कोण के आकार में शटल होती है, उसमें लपेटा हुआ होता है। तो उसको क्या करते हैं, हम इधर से इधर की तरफ को पास करते हैं और फिर उसको हम टाइट कर लेते हैं, फिर इधर से इधर पास करते हैं, फिर इधर से इधर, इस तरीके से उस शटल को हम पास करते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये जो हमने धागा आर पार डाला है बुनने के लिए, इसको हम बाना कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में वेफ्ट भी कहते हैं, WEFT। तो ये हो गया ताना जो लंबाई में था, ठीक है। इस तरीके से जो लंबाई में था वो हो गया ताना, और इस तरीके से जो आपका आर पार हमने डाला वो हो गया बाना। तो ये ताना और ये बाना, तो ताने बाने से मिलकर ही कपड़ा बनता है। और जो आप चाहें तो किस तरीके से बुनाई या वीविंग के थ्रू कपड़ा बनता है ये भी आप यूट्यूब वीडियो में देख सकते हैं, मशीन्स के द्वारा बनाया हुआ आपको मिल जाएगा। उसके अलावा बच्चों एक शब्द और आता है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जब कपड़ा बुन जाता है तो कपड़े में सूत की दिशा को ग्रेन कहा जाता है, ठीक है। सूत की दिशा मतलब जो कुछ सूत में दिशा होती है, इस तरीके से मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि एक कपड़ा है तो इसमें इस तरीके से और इस तरीके से धागे होते हैं, तो जो भी धागे कपड़े में आपको दिशा दिखती है सूत की, उसको हम कहते हैं आपका ग्रेन, न, ठीक है। और ताना जो होता है सूत लंबाई के ग्रेन की ओर या किनारे की ओर जाता है। ताना जो हमने पढ़ा था लंबाई वाला, है ना। तो जो लंबाई में ताना है वो सूत लंबाई के ग्रेन की ओर या किनारे की ओर जाता है, जबकि पूरक सूत जो होता है वो चौड़ाई के ग्रेन और वेफ्ट बनाता है, यानी बाना बनाता है। यानी पूरक सूत इस तरीके से कुछ जाता है, ठीक है। तो दूसरा देखो, आपको पता है सेल्वेज क्या होता है। सेल्वेज जब आपने देखा होगा कोई भी कपड़ा बनता है तो उसका कुछ किनारा होता है जहाँ पे बिल्कुल टाइट से लंबाई और चौड़ाई इस तरीके का कुछ डिज़ाइन होता है किनारों में, है ना। वो कहते हैं उसको, उसका सेल्वेज, ठीक है, किनारा कहते हैं सेल्वेज। तो यही हमने देखा, आप जब भी कोई कपड़ा खरीदते हो तो आप देखते हो कि जहाँ पे उसका सेल्वेज होता है ना, किनारा, वहाँ पे वो कपड़ा बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, ठीक है। तो ये था आपका बुनाई के बारे में। अब हम दूसरा पढ़ते हैं, दूसरा हम धागे से कपड़ा कैसे बनाते हैं। तो दूसरी विधि होती है बुनाई, जिसको हम निटिंग कहते हैं। ये तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। आप में से कई बच्चों को बिनाई करनी आती भी होगी और कई की मम्मी लोग बिनाई करते होंगे। तो बुनाई हम बेसिकली अगर हम शब्दों में कहें तो सूत के कम से कम एक सेट को इंटरलूपिंग को हम बुनाई कहते हैं। इंटरलूपिंग से मतलब है कि एक लूप बनता है जिसको हम बुनाई कहते हैं। कुछ इस तरीके से लूप बनते हैं। अगर आप देखो तो बिनाई जो होती है वो, उसमें दो तरीके के जैसे हमने अभी इससे पहले पढ़ा ना ताना और बाना, तो इसमें भी कुछ इसी तरीके का होता है। जो पूरक होता है धागा, कुछ इस तरीके से आपका डिज़ाइन आता है, आपने देखा होगा दाईं तरफ जो सीधी तरफ होता है, और जब हम उल्टी तरफ देखते हैं तो कुछ इस तरीके का डिज़ाइन लगता है लहरों जैसा, उनको हम वेल्स कहते हैं। तो ये भी, इसमें भी कुछ इसी तरीके से ताने बाने होते हैं। और इससे आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके का जो है डिज़ाइन बनता है। निटिंग अगर आप एक किसी ऊन के कपड़े को तोड़ के देखोगे, उधाड़ के देखोगे, तो आपको दिख जाएगा, ठीक है, किस तरीके का उसमें डिज़ाइन होता है। तो निटिंग वाले कपड़े हम जानते हैं कि हम ज़्यादातर बुनाई वाले कपड़े कब पहनते हैं, जाड़ों में, सर्दियों में पहनते हैं। और अब आजकल के ज़माने में तो कई कई नए तरीके के डिज़ाइन के बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं, तो इन्हें हम आसानी से जो है बहुत अच्छी क्वालिटी के कपड़े इस तरीके से बना सकते हैं। और आजकल अब जो है बच्चों कई तरीके की मशीनें आती हैं जिनमें बुनाई होती है, तो मशीन वाली बुनाई के स्वेटर्स आपने देखा होगा मार्केट में मिलते हैं कई सारे कपड़े। तो उसके बाद है बच्चों तीसरी टेक्निक जिसका
गूंथना, जैसे कि गूंथना नाम से जिस तरीके से आप चुटिया गूंथते हो है ना, अपने बालों को गूंथते हो, तो वो ही समझ लो कि इस प्रक्रिया में कपड़ा बनाने के लिए धागे को गूंथा जाता है। एक से अधिक 3 या 3 से अधिक सूत को आपस में गूंथा जाता है। और उसके बाद जो है इसमें आप किसी भी तरीके का इफ़ेक्ट दे सकते हैं। रस्सियाँ हो गई, जूते के फीते देखे हैं आपने इस तरीके के होते हैं, तार होते हैं काफ़ी तरीके के, तो वो जो है इस तरीके के गूंथने वाली टेक्निक से बनाए जाते हैं। उसके अलावा आता है आपका नेट या जाल। तो नेट या जाल आपने देखे हैं, काफ़ी तरीके के नेट या जाल मार्केट में मिलता है और दूर दूर उनमें काफ़ी इस तरीके से जाल होते हैं ना, दूर दूर अंतराल में, एक अंतराल में गूंथा उनको बनाया जाता है, गांठ लगा कर बनाया जाता है मशीन में, और हाथ से भी कई लोग बनाते हैं। तो ये नेट होता है। और लेस तो आप सभी लोग जानते हो, जो कपड़े में दुपट्टे में हमारे किनारों से लेस लगी होती है ना, उसमें क्या होता है, छोटे छोटे अलग अलग तरीके की गांठ बना करके या डिज़ाइन बनाया जाता है और लेसदार कपड़े बनाए जाते हैं। क्रोशिया हो गया है ना, पर्दे, मेज पोश, चादर, दुपट्टे, इस तरीके की जो है उनके किनारों में साड़ियाँ हो गई, उनमें इस तरीके की सुंदर सुंदर लेसें बनाई जाती हैं। तो ये भी एक तरीके का कपड़ा है। तो आपने देखा, हमने ये 5 तरीके पढ़े कैसे हम यान या सूत से या धागे से कपड़ा, फैब्रिक का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, कपड़ा बनाते हैं। अब देखो, कपड़ा जब हमें मिल जाता है तो उसमें हमें काफ़ी सारे और चीज़ें ऐड करनी होती हैं। तो अब हम उसके आगे के बारे में पढ़ेंगे कि वस्त्रों की परिसज्जा हम कैसे करते हैं, फिनिशिंग। यानी देखो, जब वस्त्र निर्माण हो जाता है तो उस प्रक्रिया के पश्चात वस्त्रों के बाह्य रूप में परिवर्तन लाने हेतु की गई अंतिम प्रक्रियाओं को परिसज्जा कहा जाता है। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, हाईलाइट कर लो अपनी बुक में या फिर अपनी नोटबुक में नोट कर लो। ये आपको पूछा जा सकता है कि वस्त्रों की परिसज्जा क्या होती है। वस्त्रों की परिसज्जा होती है कि वस्त्रों के बाह्य रूप में जो परिवर्तन लाने के लिए हम उनमें कुछ अंतिम प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं, यानी कपड़ा बन जाने के बाद, ठीक है। तो जब बच्चों कपड़ा बनता है, मैला होता है, वो गंदा होता है, उसमें काफ़ी गंदगी होती है, जो धागे से हम कपड़ा बनाते हैं, तो उसको हम ग्रे वस्त्र भी कहते हैं, ग्रे क्लॉथ या ग्रे वस्त्र। तो उसको जो है सुंदर बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए, उसको अच्छी गुणवत्ता का बनाने के लिए ही ये सारी जो परिसज्जाएं होती हैं वो दी जाती हैं। क्योंकि आप भी अगर कभी किसी दुकान में जाओगे तो आप कभी भी कोई गंदा कपड़ा नहीं खरीदना चाहोगे। तो उसको सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए ही इन सारी प्रक्रियाओं का या फिनिशिंग का, परिसज्जा का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि हम क्यों करते हैं। मतलब ऐसा भी हो सकता था कि हम कपड़े ऐसे ही मार्केट में डायरेक्ट बेच देते है ना, कंपनी वाले, लेकिन क्या होता है कि परिसज्जा होना बहुत ज़रूरी है। तो यही हम पढ़ेंगे, इसका महत्व क्या है। तो वस्त्रों में परिसज्जा का सबसे पहला महत्व है वस्त्रों को आकर्षक बनाना, यानी उनकी ब्यूटी, उनको सुंदरता को निखारना, ताकि उनमें कोई अगर दोष है तो उनको छुपाया जा सके, और अगर वो गंदा रंग है तो उसको ब्लीच करके उसे सुंदर बनाया जा सके, सफ़ेद करा जा सके। मतलब बेसिक एम हमारा है उनको आकर्षक बनाना। दूसरा है महत्व, वस्त्र की उपयोगिता बढ़ाना। उपयोगिता बढ़ाना से बच्चों मतलब ये है, उपयोगिता बढ़ाने से बच्चों मतलब ये है कि हम उसे लंबे समय तक के लिए उपयोग कर सकें, उसको टिकाऊ बना सकें, है ना। जैसे आप देखो, बरसात में पहने वाले वस्त्र को हम इस तरीके से बनाते हैं कि वो जल्दी सूख जाएं बारिश में, है ना। और फायरमैन अगर आप देखो, जो होते हैं उनके कपड़े कुछ इस तरीके से बने होते हैं कि उनमें आग ना लगे। तो ये उन वस्त्रों की उपयोगिता बढ़ाना होता है। दूसरा है वस्त्रों में विभिन्नता लाना, यानी अलग अलग तरीके के कपड़े जो हैं हम परिसज्जा के द्वारा उनके रंग रूप में विभिन्नता ला सकते हैं, ठीक है। तो ये उससे और भी आकर्षण उनका बढ़ जाता है। उसके अलावा आता है आपका वस्त्रों को अधिक टिकाऊ बनाना। अधिक टिकाऊ बनाना मतलब वो जल्दी ख़राब ना हो, लंबे समय तक चलें, उसमें कोई कीड़ा ना लगे और वो बिना ख़राब किए हम उपयोग में ला सकें। उसके अलावा मिलते जुलते वस्त्र बनाना। मिलते जुलते वस्त्र बनाना मतलब कि वस्त्र की परिसज्जा करके हम उनके वास्तविक रूप को, जो कपड़े का वास्तविक रूप है, उसे बदलकर किसी अन्य वस्त्र के समान बना सकते हैं। जैसे बच्चों हम देखते हैं सिल्क जो होता है ना, रेशम का कपड़ा, वो काफ़ी महंगा होता है।
तो कुछ इस तरीके की परिसज्जा हम कॉटन के कपड़े में करते हैं कि उसमें चमक आ जाती है, और वो चमक आने से क्या होता है, वो बिल्कुल सिल्क जैसा दिखने लग जाता है। तो आप कॉटन जो होता है उसका मतलब परिसज्जा के बाद उस कॉटन को आप बिल्कुल भी ऐसा वो ऐसा हो जाता है वो कि वो देखने में बिल्कुल रेशमी वस्त्र जैसा लगता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि हमें एक सस्ता जो विकल्प मिल जाता है सिल्क के कपड़े की अपेक्षा में। ठीक है, तो ये था हमारी परिसज्जा का महत्व, यानी हमें परिसज्जा क्यों करनी चाहिए कपड़ों की, वस्त्रों की। अब आता है परिसज्जा के प्रकार। तो बच्चों ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वस्त्रों में कैसी कैसी यानी कितने प्रकार की परिसज्जा की जाती है। तो बेसिकली जो मुख्य है वो 2 प्रकार की परिसज्जाएं होती हैं, मूल परिसज्जाएं और विशिष्ट परिसज्जाएं। तो सबसे पहले होती है मूल परिसज्जा। मूल परिसज्जा में भी 2 भाग आते हैं। पहला, कपड़े के रूप में परिवर्तन करने के लिए, रूप रंग मतलब कैसा वो दिखता है आपने उसको बदलना है। और दूसरा होता है कपड़े की बुनावट में परिवर्तन लाने हेतु, यानी वो जिस तरीके से बनाया गया है तो उसके कुछ स्ट्रक्चर में, यानी उसके जो है उसमें आप चेंज लाओ, जिस तरीके से उसे बनाया गया है यानी उसकी बुनावट में। ठीक है, तो सबसे पहले जो मूल परिसज्जा में आता है, हम कपड़े का रंग रूप कैसे बदल सकते हैं। सबसे पहला, उसका शुद्धिकरण करके, मतलब उसकी साफ सफाई करके। तो कई प्रकार के कपड़े होते हैं, जैसे ऊन है, सिल्क है, उनमें गंदगी होती है ना। उसमें क्या होता है कि वसा और तेल वगैरह लगा होता है तो बहुत गंदगी होती है। तो उनको अच्छी तरीके से पहले हल्के साबुन के घोल में धोया जाता है, उसके बाद उनको सोडे के घोल में उबाला जाता है, या फिर उन्हें जब वो बन जाते हैं उन्हें ब्रश से हल्के से हाथ से उनमें अतिरिक्त जो गंदगी होती है उसे हटाया जाता है ना, या मशीनों के द्वारा साफ़ किया जाता है। तो बेसिकली पहली परिसज्जा यही है कि उसके रंग रूप में परिवर्तन करने के लिए हमें उनकी सफाई करनी है, ये एक परिसज्जा है। और मूल परिसज्जाएं जो होती हैं वो कपड़े को देना अनिवार्य होता है, इसीलिए हम इन्हें मूल परिसज्जाएं कह रहे हैं, क्योंकि कुछ ये ऐसी परिसज्जाएं हैं जिनको देना वस्त्रों को बहुत ज़रूरी होता है, जिनको करना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा है आपका सतह को चिकना बनाना। सतह को चिकना बनाने से हमारा मतलब है कि कुछ वस्त्र ऐसे होते हैं जो साफ़ करने के बाद उनको क्या किया जाता है, गरम गरम रोलरों के बीच से गुजारा जाता है। गरम तांबे के रोलर होते हैं, ठीक है, उनसे भाप निकलती है, तो उसके बीच से कपड़ों को जो है कपड़े को गुजारा जाता है। ऐसा करने से क्या होता है, उस वस्त्र के ऊपर जो छोटे छोटे रोए होते हैं वो छूट जाते हैं, गरम प्लेटों के बीच में आने से झुलस जाते हैं वो छोटे छोटे रोए, और उसके बाद जो कपड़े की सतह है वो बिल्कुल चिकनी हो जाती है, यानी कि बिल्कुल एकदम स्ट्रेट हो जाती है, साफ़ हो जाती है, चिकनी चमकदार। ठीक है, तो ये था सतह को चिकना बनाना, यानी हर एक कपड़ा जो बनता है, चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे वो मानव निर्मित रेशे से बना हो, दोनों प्रकार के कपड़ों में ये जो मूल परिसज्जाएं हैं ये करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हर कपड़े की में ये परिसज्जाएं होती हैं। पहला शुद्धिकरण, दूसरा सतह को चिकना बनाने वाली प्रक्रिया। तीसरी परिसज्जा है आपका रगड़ कर साफ़ करना। रगड़ कर साफ़ करना में बेसिकली साबुन या डिटर्जेंट लगाकर साफ़ किया जाता है, ताकि जो कपड़े की सतह है वो चिकनी और चमकदार हो जाए और उसमें जो भी ग्रीस गंदगी है वो उसकी सतह से निकल जाए। चौथा बच्चों होता है विरंजन या ब्लीचिंग। ये तो आपने पढ़ा भी होगा और बल्कि कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने किया भी होगा। जैसे मार्केट में आप देखते हो जैसे आपके घरों में नील आती है ना, उसको कुछ इसी तरीके का समझ लो कि ब्लीचिंग कुछ पदार्थ होते हैं, विरंजक पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग किया जाता है वस्त्रों में सफ़ेदी लाने के लिए या उन्हें रंगहीन बनाने के लिए। ठीक है, जैसे कुछ सफ़ेद कपड़े हैं वो और चमकें और अच्छे हो जाएं तो उनके लिए उनमें ब्लीच डाली जाती है कपड़ों में सफ़ेदी लाने के लिए, और एक रसायन का उपयोग किया जाता है। ये जो होता है वो अलग अलग प्रकार के कपड़ों के लिए अलग अलग होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, सूत या लिनन का कपड़ा है, यानी वानस्पतिक तंतुओं से बना है, प्राकृतिक है, उसमें जो है क्लोरीन की या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड की ब्लीच की जाती है, ऐसे जो कि ऑक्सीकारक होते हैं, प्रतिकर्मक होते हैं, यानी रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। दूसरा है आपका रेशम या ऊन है, जो प्रोटीन वाले रेशे होते हैं, उनको हम दूसरे प्रकार के अपचयक प्रतिकर्मक का उपयोग करते हैं, उनमें दूसरे प्रकार के विरंजक का उपयोग करते हैं। और तीसरा, अगर मानव निर्मित रेशे हैं तो उनमें हम सोडियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं उनको ब्लीचिंग करने के लिए या उनको सफ़ेद बनाने के लिए, उनके विरंजन के लिए। ठीक है,
तो ब्लीचिंग के भी कई लाभ होते हैं। अगर अब उसमें सफ़ेदी आ जाती है तो उनकी रंगाई में या डाई करने में, उनको डाई करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। उसके अलावा कपड़ों को और ब्लीचिंग अगर हम यूज़ करते हैं तो वो कीटाणु मुक्त हो जाते हैं, उनकी नमी सोखने की क्षमता बढ़ जाती है और आगे कुछ ऐसी परिचर्याएँ हैं जो उन कपड़ों में करने में काफ़ी आसानी होती है। ठीक है, तो ये था आपका विरंजन जो थी वो चौथी प्रक्रिया थी, चौथी परिचर्या थी कपड़े में उसके रंग रूप को बदलने के लिए। दूसरा आता है बच्चों कपड़े की बुनावट में परिवर्तन के लिए कौन कौन सी परिचर्याएँ होती हैं। तो उनमें सबसे पहला आता है कड़ापन या स्टिफनिंग। ठीक है, बुनावट में कड़ापन या स्टिफनिंग कैसे लाया जाता है। जब वस्त्र बनता है बच्चों, करघे से निकलता है ना, लूम से, तो वो बहुत ज़्यादा ढीला होता है। तो उस ढीले वस्त्र को हमें टाइट करने के लिए या कड़ा करने के लिए, एक अच्छा आकार देने के लिए, उसमें जो छिद्र होते हैं छोटे छोटे, क्योंकि वो कपड़ा ढीला है तो छोटे छोटे छिद्र को छुपाने के लिए हम क्या करते हैं, कंपनी वाले या जो ये संस्था वाले जितने भी वहाँ कपड़ा बनता है, वो क्या करते हैं, कई ऐसे पदार्थ होते हैं जो कपड़े को कड़ा करते हैं, जैसे कि जेलेटिन होता है, रेजिन होता है, वैक्स होती है, मोम, वो उनका प्रयोग करते हैं। या आपने देखा होगा स्टार्च का प्रयोग भी कई लोग करते हैं। घर में चावल का पानी भी हम लोग उस कपड़े को उसमें डिप करते हैं ताकि वो उससे क्या हो जाता है, स्ट्रेट हो जाता है यानी कड़ा हो जाता है। तो इस तरीके से हम स्टार्च उसमें लगाते हैं ताकि वो कपड़ा जो होता है उससे क्या होता है, माड़ जब होता है, माड़ का उपयोग भी कई लोग करते हैं ना, चावल वाला माड़, उससे क्या होता है कि कपड़ा जो होता है वो चमकदार हो जाता है और सेट हो जाता है, यानी कड़ा हो जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है बच्चों आर्केंडी का एक कपड़ा आता है मार्केट में, वो आर्केंडी वस्त्र। ठीक है, उसके अलावा बच्चों दूसरी जो फिनिशिंग या फिर परिसज्जा है वो है कैलेंडरिंग। कैलेंडरिंग में क्या होता है, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, प्रेस करना, मतलब कैलेंडरिंग मतलब प्रेस करना। इसका जो मेन मकसद होता है या फिर उद्देश्य होता है वो था कपड़े को चमक लाना और उसकी जो सिलवटें हैं उसको हटाना, यानी कपड़े में जो सिलवट हैं उसको बिल्कुल हटाना। तो इस प्रक्रिया में जो होता है रोलर्स का उपयोग किया जाता है। बड़े बड़े रोलर्स होते हैं, कैलेंडर मशीन होती हैं, वो एक के बाद एक लगी होती हैं और काफ़ी भारी होती हैं। तो उनके बीच में जो है कपड़े को मशीन के पीछे लपेट देते हैं और ये काफ़ी तेज़ गर्म होते हैं। तो वो जैसे ही कपड़ा इनके बीच से एकदम तेज़ी से जाता है तो उसमें एक चमक उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, रोलर्स के भार की वजह से। तो अगर आप सूती या लिनन का कपड़ा होता है तो उनमें ज़्यादा बड़े और भार वाले रोलर्स का उपयोग किया जाता है, क्योंकि वो ताप सहन कर सकते हैं, भार सहन कर सकते हैं। और जबकि रेयॉन या रेशमी वस्त्र हैं जो काफ़ी नाजुक होते हैं, उनके लिए हल्के और कम गर्म रोलर्स का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कैलेंडरिंग से का मतलब था हमारा कपड़े को सिलवटें हटाने के लिए और चमक लाने के लिए उनको प्रेस करने की प्रक्रिया। ठीक है, लास्ट आता है आपका टेंटरिंग। टेंटरिंग क्या होता है बच्चों, इसके दौरान देखो, जब हम वस्त्र बनाते हैं तो उसके टाइम पे काफ़ी खिंचाव कपड़े में पड़ता है ना। तो वस्त्रों की जो चौड़ाई होती है और किनारों में असमानता आ जाती है, यानी कहीं पे वो लंबा होता है, कहीं पे चौड़ा होता है, बिल्कुल शेप में नहीं होता, आकार में नहीं होता। तो वस्त्र को सही आकार देने के लिए और उसको स्थायी रूप से दिखाने के लिए क्या करते हैं, कपड़े को मशीनों में खींचा जाता है। यानी एक तरफ से एक हुक में फंसाते हैं एक साइड, दूसरा दूसरी साइड में फंसाते हैं और उसको भाप से, यानी भाप प्रवाहित करके कपड़े को गीला किया जाता है और उसे एकदम से खींचा जाता है ताकि वो जो है समान आकार में आ जाए। और उसके बाद उनको सुखा दिया जाता है गर्म हवा में या स्टीम में, या एयर ड्राई कर दिया जाता है उनको हवा से, गर्म हवा से। और इससे क्या होता है, कपड़ा एकदम सीधा एक आकार में एक चौड़ाई का बन जाता है। यानी जो कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा था, बिल्कुल भी शेप में नहीं था, तो वो जो है बिल्कुल एक शेप में, एक आकार में आ जाता है और उसकी चौड़ाई एक समान हो जाती है। ठीक है, तो बच्चों ये जो हमने पढ़ा है मूल परिसज्जाएं, ये हमने आपको पता होना चाहिए। मूल परिसज्जा जो होता है हर वस्त्र को निर्माण के बाद देना आवश्यक होता है। तो मूल परिसज्जाएं हमने दो प्रकार की पढ़ी, एक जो उसके रंग रूप को बदलने के लिए थी, शुद्धिकरण, सतह को चिकना करना, रगड़ कर साफ करना, और विरंजन। उसके अलावा एक ऐसी परिसज्जाएं जो कपड़े के बुनावट में परिवर्तन लाती हैं, जैसे कड़ापन। कड़ापन क्या है, उसकी बुनावट में, यानी अगर वो ढीला है, ढीला बुना हुआ है, तो उसको हमने उसको
कड़ा कर दिया, तो ये उसकी बुनाई में अंतर आ गया। तो ये कड़ापन है। और दूसरा कैलेंडरिंग, कैलेंडरिंग से क्या हुआ कि वो जो असमान था, शेप में नहीं था, सॉरी, वो उसमें जो सिलवटें थी बनावट की, उसको उसने सीधा कर दिया और चमक ला दी। और टेंटरिंग में क्या हुआ कि हमने उसको समान एक आकार और एक शेप दे दिया, इसको समान चौड़ाई का बना दिया। तो आपने ये देखा इसमें किस तरीके से बुनाई में परिवर्तन आए और इसमें किस तरीके से उनके रंग रूप में परिवर्तन आए। तो ये थी सारी मूल परिसज्जाएं। इसके बाद बच्चों आता है परिसज्जा, ऐसी परिसज्जाएं जिनको हम विशिष्ट परिसज्जाएं कहते हैं। ये स्पेशल होती हैं और ये जो होती हैं यहाँ पे आपको दिया गया है 4 प्रकार की होती हैं। सबसे पहला आता है मर्सराइजिंग। मर्सराइजिंग से हमारा मतलब होता है बच्चों, ये जो है प्राकृतिक तंतुओं को दी जाती है, जैसे कि कॉटन है ना, तो इससे क्या होता है उसमें चमक आ जाती है, मजबूती आ जाती है और आकर्षण आ जाता है। यानी कपड़ा आसानी से जब हम मर्सराइजिंग करते हैं तो उसमें चमक आ जाती है। आपने देखा है कॉटन जो होता है वो काफ़ी डल कपड़ा होता है, तो कॉटन के कपड़े में चमक भी आ जाती है, वो मजबूत भी हो जाता है और आकर्षित भी दिखने लगता है। तो इसीलिए उसे मर्सराइज किया जाता है। इस प्रक्रिया में क्या किया जाता है ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों इस प्रक्रिया में क्या करते हैं, वस्त्र को कास्टिक सोडा आपको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, NaOH। आपने 9th 10th क्लास में पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, NaOH ये कास्टिक सोडा होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसके घोल में हम एक नियंत्रित ताप के अंतर्गत दबाव डाल के लगभग 15 से 20 मिनट के लिए कॉटन के कपड़े को डुबाते हैं। उसके बाद बड़े बड़े रोलर्स के बीच से कपड़े को डाला जाता है, ताकि क्या हो उसमें जो भी अतिरिक्त रसायन या कास्टिक सोडा है वो सारा निकल जाए। उसके बाद फिर फटाफट से कॉटन को ठंडे पानी में धोया जाता है और ठंडे पानी से धो करके फिर न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्योंकि उसमें क्षार है, कास्टिक सोडा लगा हुआ है, तो उसको एसिड में डाल दिया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल में। ठीक है, तो एसिड में डाल देते हैं ताकि उससे क्या होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। और वस्त्र को फिर दोबारा धोते हैं, उसे खींच के फैला के सुखा देते हैं ताकि उसका आकार ना बिगड़े। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो कॉटन का कपड़ा है उसकी अवशोषकता भी बढ़ जाती है, वो चमकदार भी बन जाता है और उसमें मजबूती आ जाती है। तो बेसिकली इसमें 3 स्टेप्स थे ये जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है मर्सराइजिंग में। पहला जो था वो था NaOH यानी कास्टिक सोडा में एक नियंत्रित ताप और दबाव के साथ 10 से 15 मिनट के लिए कपड़े को डाला। दूसरा, उसे रोलरों के बीच से गुजारा गया। ठीक है, रोलर्स जो थे उसके बीच से डाला गया। तीसरे स्टेप में क्या किया, पानी से फटाफट धो के उसे अम्ल के पानी में डाल दिया। और फिर चौथा स्टेप इम्पॉर्टेंट है कि उसको सुखा दिया, ऑफ कोर्स उसे सुखा दिया। ठीक है, तो ये 4 स्टेप्स में थे मर्सराइजिंग में। और इससे क्या हुआ, इससे उसकी चमक, मजबूती और आकर्षण बढ़ गया। ठीक है, अब आपकी आती है दूसरी परिसज्जा, विशेष परिसज्जा, वो होती है सैनफोराइजेशन। सैनफोराइजेशन क्या है, ये जो है वो प्राकृतिक तंतुओं से बने कपड़ों को ही दी जाती है। आपने सुना होगा कई कपड़े ऐसे होते हैं जो धोने के बाद सिकुड़ जाते हैं, जैसे ऊन है और आपका कॉटन है। कई कपड़े जो होते हैं वो मुड़े हुए होते हैं और काफ़ी, अगर हम उनको धोएं तो वो सिकुड़ जाते हैं, उनमें क्रीज बनने लगती है और उनकी गुणवत्ता में जो होती है बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। तो उसको, इस अवगुण को दूर करने के लिए ही जो है सैनफोराइजेशन टेक्निक का उपयोग किया जाता है, सैनफोराइजेशन विधि का उपयोग किया जाता है। ये बात बच्चों आपको पता होनी चाहिए। सैनफोराइज्ड कपड़ा आता है जो, ठीक है, सैनफोराइजेशन क्या होता है, तो आप सीधे सीधे ये कहेंगे कि कपड़े के ऊपर सिकुड़न विरोधी परिसज्जा जो होती है उसको हम सैनफोराइजेशन कहते हैं। किसको? सिकुड़न तो आप समझते ही हैं। तो सिकुड़न विरोधी परिसज्जा यानी ताकि कपड़े में सिकुड़न ना पड़े, तो उसको जो परिसज्जा दी जाती है उसको हम सैनफोराइजेशन कहते हैं। अब बच्चों ये होता कैसे है, ये 2 प्रकार से होता है।
पहला होता है आपका यांत्रिक विधि, यानी कपड़े को पहले गीला करते हैं, उसके बाद उनको रोलर के बीच से, गर्म रोलर के बीच में खींच करके डाला जाता है और उसके बाद उनको सुखा दिया जाता है, ताकि क्या हो, उनमें जो भी सिकुड़न थी वो रोलर के बीच में आके ठीक हो जाए और अब जो है वो नहीं सिकुड़ेंगे। ठीक है, यानी उनको दबाव डाल करके अच्छे तरीके से खींच के सुखा दिया गया तो वो जो कपड़ा होता है वो घना हो जाता है और अपनी फिर से सुखाने के बाद पूर्व स्थिति में आ जाता है, तो अब वो नहीं सिकुड़ेगा। ठीक है, तो दूसरी विधि होती है, ये तो थी यांत्रिक विधि यानी रोलर के बीच से डाल के। दूसरी विधि क्या होती है सैनिटाइजेशन की, रासायनिक विधि होती है। अगर आप अपनी बुक देखो, सामने से आपने रखी होगी, तो उसमें लिखा हुआ है रासायनिक विधि में क्या करते हैं, रसायनों का उपयोग करते हैं, जैसे कि ऊनी कपड़ों के लिए मोलोमिन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। ठीक है, मोलोमी फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन का MFR का उपयोग किया जाता है ऊनी कपड़ों के लिए। ठीक है, जबकि अगर कोई सूती कपड़ा है यानी कॉटन का, तो उसके लिए जो है यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन का उपयोग करते हैं। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन यानी UFR, यानी ऊन के लिए MFR, ठीक है, मोलोमिन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, एंड सूती कपड़ों के लिए UFR यानी यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। ठीक है, तो इस रसायनों में जो है कपड़े को डुबाया जाता है, तो उससे वो कपड़ा जो होता है रिंकल फ्री, या फिर आप कह सकते हो कि उसमें क्रीज नहीं लगती, उसमें सिकुड़न नहीं आती है। ठीक है, उसमें सिलवटें जो होती हैं वो नहीं आती हैं, तो वो कपड़ा जो है काफ़ी अच्छा हो जाता है, आकर्षक हो जाता है, उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। तो इन जो विशिष्ट परिसज्जाओं का जो उद्देश्य था वो यही था कि कपड़े की गुणवत्ता जो है वो बढ़ जाए। ठीक है, उसके अलावा आपका जल अभेद्यता। जल अभेद्यता मतलब वाटर प्रूफिंग, वाटर प्रूफ कपड़ों को बना देना। तो बच्चों, कई कपड़े ऐसे होते हैं जिनमें इन वाटर प्रूफ फिनिशिंग की या परिसज्जा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, जैसे वस्त्र होते हैं, कुछ रबड़ होते हैं। अगर आप देखो, कुछ ऐसे वस्त्र होते हैं जिनके ऊपर जो है रबर या फिर आप कह सकते हो कि तेल होते हैं, कई प्रकार के वार्निश होते हैं, ऐसे प्रकार के रासायनिक पदार्थों का लेप लगा दिया जाता है, ताकि अगर पानी उनमें पड़े तो वो कपड़ा अवशोषित ना करे, यानी वो वाटर प्रूफ हो जाता है। तो ऑफ कोर्स ऐसे कपड़ों की ज़रूरत आपको कब पड़ेगी, जब बरसात में आपको कपड़े पहनने हो, है ना। ऐसे कपड़े जो होते हैं लेकिन आरामदायक नहीं होते हैं, क्योंकि उनके छिद्र बंद हो जाते हैं ना, तो वो काफ़ी जो है उनमें अंदर पानी प्रवेश नहीं कर पाता। तो इस तरीके के कपड़े जो वाटर प्रूफ होते हैं ना, आपने देखा होगा वाटर प्रूफ शीट्स आती हैं, वाटर प्रूफ चादरें, और वो आपका कई सारे रेन कोट्स वगैरह हैं, और कुछ वो विंटर जैकेट होते हैं, और भी काफ़ी सारे ऐसे कपड़े वगैरह आते हैं जो वाटर प्रूफ बनाए जाते हैं, यानी जल अभेद्य होते हैं। उसके अलावा एक और फिनिशिंग होती है जिसको हम कहते हैं मॉथ प्रूफिंग। मॉथ प्रूफिंग, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ये क्या करता है, कीड़ों से बचाता है। यानी जैसा कि आप जानते हो कि ऊन और सिल्क के बने कपड़े किससे बने होते हैं, उनमें प्रोटीन होता है ना, तो उन वस्त्रों में कीड़ा लगने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। प्रोटीन में जो होता है कीड़ा जल्दी लग जाता है, तो उन्हें कीड़ों से बचाने के लिए क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के रसायन जो है उन कपड़ों को प्रयोग किया जाता है उन्हें बनाते समय। तो इससे क्या होता है कि उनमें कीड़े नहीं लगते हैं, तो इस विधि को ही हम मॉथ प्रूफिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल है, जैसे ऊनी और रेशमी वस्त्रों के लिए सोडियम फ्लोराइड तथा एल्यूमिनियम फ्लोराइड नामक रसायनों का प्रयोग किया जाता है। ये आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, अपनी बुक में है, अंडरलाइन कर लो, या फिर इसको अपनी नोटबुक वाली कॉपी अगर आपके सामने है उसमें नोट कर लो, कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है कि मॉथ प्रूफिंग के लिए मॉथ प्रूफिंग क्या होती है समझाओ। या फिर एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकता है, इसमें बताया जाएगा कि और ऊनी और रेशमी वस्त्रों को कीड़ों से बचाने के लिए कौन से रसायन का उपयोग किया जाता है। तो आप एकदम से, अगर आपने ये पढ़ा है तो आप टिक लगा सकते हो कि सोडियम फ्लोराइड और एल्यूमिनियम फ्लोराइड, ठीक है, इनका प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, ये थी परिसज्जाएं। तो हमने इसमें दो टाइप की परिसज्जाएं पढ़ी, एक मूल परिसज्जा और एक विशिष्ट परिसज्जा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। परिसज्जाओं के बाद बच्चों जो लास्ट आता है वो आता है वस्त्रों की रंगाई एवं छपाई,
ये भी बहुत ज़रूरी है। और आपने बहुत सुना होगा, जैसे कपड़ा मार्केट में आता है, कपड़ा बन जाता है, तो क्या वो सीधा कपड़ा सिल जाता है? वैरायटी कैसे आएगी, कहाँ से आएगी? अगर एक कपड़ा बना और उसको सिल करके सभी पहनने लगेंगे तो क्या होगा, सारे कपड़े एक से होंगे। तो वैरायटी लाने के लिए क्या किया जाता है, कपड़ों में वैरायटी लाने के लिए उसमें रंग और विभिन्न प्रकार की छपाई की जाती है और बहुत अलग अलग तरीके के रंग ऐड किए जाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपने प्रैक्टिकल, आप आगे 12th क्लास में ये प्रैक्टिकल करोगे किस तरीके से कपड़ों में अलग अलग प्रकार से हम डाई करते हैं, प्रिंटिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें यही बताऊंगी कि रंगाई होती क्या है। किसी भी तंतु, देखो किसी भी तंतु, रेशे या सूत या वस्त्र, यानी हम तीनों स्टेज में रंगाई कर सकते हैं। किसी रेशे को भी रंग सकते हैं, दूसरा रेशे से जब धागा बन गया उसको भी रंग सकते हैं, और अगर धागे में रंग नहीं है, वो प्लेन है, उससे वस्त्र बन गया तो हम वस्त्र को भी रंग सकते हैं। यानी तीनों स्टेज में रंगाई हो सकती है। तो किसी भी तंतु, सूत या वस्त्र को रंगने के लिए जो भी प्राकृतिक, या वो प्राकृतिक हो सकता है नेचर में मिलने वाला, या फिर कृत्रिम हो सकता है, तो प्राकृतिक या कृत्रिम पदार्थ का उपयोग किया जाता है, उसे हम रंग कहते हैं। और उस रंग को चढ़ाने के लिए कपड़े के ऊपर जो प्रक्रिया हम करते हैं उसे हम रंगाई कहते हैं। प्राकृतिक पदार्थ भी हो सकता है, जैसे हल्दी है, बीट रूट है, वो चुकंदर है, उसमें कितना प्यारा सा लाल रंग होता है। तो जो नेचुरल डाई होती है उनका उपयोग भी कर सकते हैं, और उसके अलावा कृत्रिम किसी केमिकल वाले रंग का उपयोग भी कर सकते हैं। तो किसी भी प्राकृतिक या कृत्रिम पदार्थ का उपयोग जो हम वस्त्रों को रंगने के लिए करते हैं उसे हम रंग कहते हैं। और इन्हीं रंगों को चढ़ाने के लिए वस्त्र के ऊपर जो प्रक्रिया होती है उसको हम रंगाई कहते हैं। पुराने ज़माने में बच्चों, जब केमिकल्स नहीं थे, तो जो पेड़ के तने, पत्तियां, फूल वगैरह थे, उनका उपयोग किया जाता था रंग बनाने के लिए, और फिर उनको डाई करने के लिए कपड़ों को, क्योंकि ये काफ़ी आसानी से उपलब्ध हो जाते थे और सस्ते थे। लेकिन इनमें क्या कमी थी? कमी ये थी कि आसानी से उतर जाते थे, क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी, रंग एक समान नहीं रहता था। तो इसलिए जो है इनका जो केमिकल डाई होती है वो बनी, जो कि काफ़ी सारे उनमें गुण होते हैं, आसानी से कपड़ों के ऊपर चढ़ जाती है, समान रूप से चढ़ती है, और काफ़ी टिकाऊ होती है। ठीक है, तो इसके अलावा बच्चों, छपाई क्या होती है? पुराने ज़माने में क्या होता था, इन भी कई लोग डिज़ाइन बनाने के लिए प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग करते हैं। जैसे आलू है, उसको अलग अलग तरीके से काट के डिज़ाइन बना के उसके ऊपर क्रेव करके, या फिर भिंडी से सब्जियों के द्वारा काफ़ी नए नए तरीके के डिज़ाइन बनाते थे। और ये अब जो है काफ़ी तरीके के ब्लॉक वगैरह मिलते हैं, जिनको रंग के घोल में या गाढ़े पेस्ट में डुबा करके कपड़ों के ऊपर प्रिंटिंग की जाती है। ब्लॉक यानी आसानी से छपाई की जाती है। और अब तो काफ़ी प्रकार के हाथ द्वारा भी करते हैं, और मशीनों में भी प्रिंटिंग होती है ना। स्टेंसिल ब्लॉक का उपयोग भी करते हैं, आप ये आगे 12th क्लास में पढ़ोगे, और इवन प्रैक्टिकल भी है, तो ये करेंगे हम लोग आगे, किस तरीके से ये जो है किया जाता है। तो सबसे पहले बच्चों हम फटाफट ये पढ़ लेते हैं कि कितने प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है साधारण रंगाई, ये सबसे साधारण होती है। इस विधि में वस्त्रों को रंगना होता है। सिंपल साफ़ पानी में कपड़ों को डुबो दिया जाता है, उसके बाद रंग में डाल दिया जाता है, उसके बाद रंग जब चढ़ जाता है कपड़े से निकाल के उसे सुखा दिया जाता है। दूसरा होता है क्रॉस रंगाई। क्रॉस रंगाई क्या होती है? इसमें क्या होता है, सम्मिश्रित तंतु, यानी अलग अलग प्रकार के तंतु हैं, जैसे कि कॉटन भी है और किसी अलग प्रकार का तंतु भी है, जैसे नायलॉन और कॉटन मिला के बनाया गया है, अलग अलग प्रकार का है। तो इनको रंगने के लिए क्या किया जाता है, वस्त्र को एक ही रंग में अगर हम डुबोएंगे तो क्या होगा, दोनों जो प्रकार के जो कपड़े हैं वो अलग अलग प्रकार का रंग ले लेंगे, एक डार्क हो जाएगा, एक लाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से उनमें शेड आ जाएगा, विशेष प्रभाव आ जाता है। तो उसको हम क्रॉस रंगाई कहते हैं। और इसी तरीके से एक ऐसा होता है कि रंग नहीं लेता, दूसरा रंग ले लेता है, तो ये शेड्स बन जाते हैं अलग अलग प्रकार का, तो इसको हम क्रॉस रंगाई कहते हैं। यानी एक ही वस्त्र में या अलग अलग प्रकार के धागे हैं, या एक ही धागे में अलग अलग प्रकार के रेशे हैं, तो दोनों अलग अलग तरीके का रंग पकड़ते हैं, इसको हम क्रॉस रंगाई कहते हैं। दूसरा होता है बंधेज या टाई एंड डाई। ये आपने देखा होगा, काफ़ी तरह की चादर, दुपट्टे वगैरह आते हैं। आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं दिखा देती हूँ, ये देखो चित्र में बना हुआ है, ये टाई एंड डाई कुछ इस तरीके का होता है। आपने देखा होगा बेडशीट, चादरें, कई दुपट्टे वगैरह,
होते हैं उनमें इस तरीके का डिज़ाइन होता है। इसको हम बंधेज या टाई एंड डाई कहते हैं। ये राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, आपने सुना होगा। अब तो ऑल ओवर वर्ल्ड ही बनाए जाते हैं इस प्रकार के कपड़े। तो इसमें क्या हो जाता है, कई प्रकार से बांध करके, जैसे नाम से पता चल रहा है बंधेज, यानी बांध करके कपड़ों को जो है रंग वाले घोल में डुबा दिया जाता है। तो जहाँ पर को बंधा होता है वहाँ पे हल्का रंग चढ़ता है और बाकी वाले हिस्से में तेज़ रंग चढ़ता है। तो इस तरीके से एक तरीके का डिज़ाइन बन जाता है और शेड बन जाता है, जो बहुत ही देखने में सुंदर लगता है। तो जो होती है ये बंदेज विधि जो होती है, एक तरीके की अवरोधक रंगाई की प्रक्रिया होती है। यानी अवरोध एक जगह पे कर दिया जाता है, अलग अलग जगह पे अवरोध करके बाकी जगहों पे जो है रंग चढ़ जाता है, और जहाँ पे अवरोध किया होता है वहाँ पे रंग हल्का चढ़ता है या नहीं चढ़ता है। तो इस तरीके से ये एक प्रकार की अवरोध रंगाई की प्रक्रिया है, और ज़्यादातर सूती, ऊनी या रेशमी तंतुओं, यानी जो नेचुरल फाइबर है, प्राकृतिक तंतु है, उनमें उपयोग की जाती है। उसके अलावा है बाटिक रंगाई। बच्चों, बाटिक रंगाई में क्या होता है, मोम या फिर किसी तरीके की जो वैक्स है ना, उसका प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले इसे आकर्षक नमूने बनाए जाते हैं। इसमें क्या करते हैं बच्चों, बाटिक में मोम लगाते हैं। तो जहाँ पर उसके बाद मोम लगाने के बाद, मोम से एक डिज़ाइन बनाने के बाद कपड़े को रंग में डुबो देते हैं, और जहाँ पे मोम लगा होता है वहाँ पे रंग नहीं चढ़ता है, और जहाँ पे मोम नहीं लगा है वहाँ पे रंग चढ़ जाता है। उसके बाद उसको मोम को गला दिया जाता है, पिघला दिया जाता है, और धो के कपड़े को सुखा दिया जाता है। तो जहाँ पर को मोम लगाया था वहाँ पर रंग नहीं चढ़ता है और बहुत अच्छा सा एक डिज़ाइन बन जाता है। तो ये होती है बाटिक रंगाई। उसके अलावा आती है छपाई। तो छपाई, जैसा कि प्रिंटिंग मैंने आपको बताया, काफ़ी तरीके की लकड़ी से या नेचुरल तरीके से जो है डिज़ाइन पुराने ज़माने में बनाए जाते थे, और आजकल स्टेंसिल वगैरह से हाथ से भी जो होती है वो छपाई की जाती है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एक महिला जो है वो किस तरीके से ब्लॉक के द्वारा छपाई कर रही है कपड़े के ऊपर। तो ये एक तरीके की छपाई की विधि है जो हाथ से की जा रही है, और आजकल मशीनों में भी जो है छपाई की जाती है अलग अलग तरीके की। तो ये बहुत सारी अलग अलग प्रकार की छपाई होते हैं, जैसे कि यहाँ पर नाम दिया गया है ब्लॉक प्रिंटिंग, जिसमें हम ब्लॉक का उपयोग करते हैं, जैसा कि यहाँ चित्र में महिला कर रही है ब्लॉक का उपयोग करके। स्क्रीन प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग में स्क्रीन्स का उपयोग किया जाता है। लकड़ी के फ्रेम होते हैं, तार की जाली लगाई जाती है, और वहाँ पर फिर जैसा डिज़ाइन बनाना है उसी प्रकार के उसको हाँ खींचा जाता है कपड़े को। और जहाँ जहाँ पे भी आवश्यकता नहीं होती है डिज़ाइन की, वहाँ पे वार्निश लगा देते हैं और कपड़े में फटाफट से छपाई कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है सतह पर लकड़ी और रबड़ से बने वाइपर का गाढ़ा रंग फेरते हैं। तो जहाँ जहाँ पे डिज़ाइन चाहिए वहाँ पे डिज़ाइन आ जाता है, और जहाँ पे हमने वार्निश लगाई होती है वहाँ पे जो है डिज़ाइन नहीं आता। तो ये एक तरीके की स्क्रीन प्रिंटिंग है, क्योंकि स्क्रीन युक्त हम एक फ्रेम का प्रयोग करते हैं प्रिंटिंग के लिए, इसलिए इसको हम स्क्रीन प्रिंटिंग कहते हैं। दूसरा होता है मशीन से छपाई। मशीन से छपाई से हमारा मतलब है अलग अलग तरीके के रोलर्स होते हैं जिनमें डिज़ाइन बने होते हैं, नक्काशी की हुई होती है अलग अलग प्रकार की। तो उनके बीच, उन रोलर्स के बीच से कपड़े को पास किया जाता है। तो जिस तरीके का भी रंग चाहिए, जिस तरीके का भी डिज़ाइन चाहिए, उस तरीके का कपड़े के ऊपर आ जाता है डिज़ाइन रोलर्स से। तो ये जो होती है मशीन प्रिंटिंग होती है रोलर्स के द्वारा। लास्ट आती है आपकी स्टेंसिल प्रिंटिंग। स्टेंसिल प्रिंटिंग क्या होती है, स्टेंसिल छपाई की प्रक्रिया होती है। इसमें धातु को प्लेट या मोमी कागज़ पर डिज़ाइन में स्टेंसिल काट लिए जाते हैं। ठीक है, यानी एक कोई भी धातु की प्लेट होती है या फिर एक कागज़ होता है जिसपे स्टेंसिल से डिज़ाइन बनाए जाते हैं। उसके बाद जब स्टेंसिल उठाया जाता है, यानी आपने पहले कपड़े के ऊपर स्टेंसिल रख दिया, उसके ऊपर आपने चाहे वो धातु का हो या मोम का हो, मोम का कागज़ हो, उसके बाद स्टेंसिल्स के ऊपर, यानी वस्त्र के ऊपर स्टेंसिल रखा, उसके ऊपर रंग आपने फेर दिया, इस तरीके से एयर ब्रश कर दिया या स्प्रे कर दिया। तो इस तरीके से रंग लगा दिया पूरा स्प्रे करके। उसके बाद आप स्टेंसिल जैसे ही उठाते हो तो जहाँ जहाँ पे स्टेंसिल रखी हुई थी, जिस तरीके का स्टेंसिल में डिज़ाइन बना था उस तरीके का डिज़ाइन जो होता है वो कपड़े में आपको मिल जाता है। तो ये थे बच्चों विभिन्न प्रकार के वस्त्रों में किस तरीके से रंगाई या छपाई की जाती है। तो बच्चों ये आपको अगर जानना है किसी भी चीज़ के बारे में डिटेल में, तो आप देख सकते हो, आपको यूट्यूब में कई वीडियो मिल जाएंगे। आप देख सकते हो बाटिक क्या है, टाई एंड डाई क्या है, कितने प्रकार की होती है, और छपाई भी किस तरीके से, ब्लॉक प्रिंटिंग की प्रक्रिया होती है, स्क्रीन प्रिंटिंग क्या होती है। आपको हालांकि ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अभी, हाँ, लेकिन फिर भी अगर आप अपने इंटरेस्ट के लिए जानना चाहते हैं कि कैसा होता है तो आप यूट्यूब में वीडियो सर्च कर सकते हैं।
इसके अलावा बच्चों ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है और ये काफ़ी लंबा चैप्टर था। हमने इसमें इसे काफ़ी पार्ट्स में पढ़ा है, 4 पार्ट्स में। तो इस जो चैप्टर है हमने इसमें अभी जो पढ़ा है हम वो फटाफट से एक बारी रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने इस पार्ट की शुरुआत की थी फेल्टिंग और बॉन्डिंग से, कि फेल्टिंग क्या होती है, बॉन्डिंग क्या होती है। उसके बाद हमने सूत से बने कपड़े की विधियाँ से कैसे कपड़ा बनता है, सूत से ये पढ़ा। बुनाई क्या होती है, वेफ्ट और वॉप्स यानी ताना बाना कैसे होता है, सेल्वेज क्या होता है, ग्रे कपड़ा किसे कहते हैं, ऊन की बुनाई कैसे की जाती है, गूंथना क्या होता है, जाल कैसे बनता है, लेसेस कौन सी होती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा परिसज्जा कैसे दी जाती है कपड़े को। परिसज्जा होता क्या है, परिसज्जा होता है जब हम उनके वस्त्र को निर्माण करने के बाद वस्त्र के बाह्य रूप में परिवर्तन लाते हैं, तो अंतिम जो प्रक्रियाएं होती हैं उनको हम परिसज्जा कहते हैं। इसका महत्व पढ़ा जो कि बच्चों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको वस्त्र में परिसज्जा क्यों की जाती है इसका महत्व पता होना चाहिए। उसके बाद हमने पढ़ा परिसज्जा के प्रकार। मूल परिसज्जाएं जो देना कपड़े में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पहला, रंग रूप में परिवर्तन करने के लिए जो हमने परिसज्जाएं पढ़ी। शुद्धिकरण यानी साफ़ सफाई करना, सतह को चिकना करना, किस तरीके से हमने रोलर्स के बीच से गरम गरम रोलर्स के बीच से कपड़ा को डालते हैं ताकि उसके रोए जो हैं वो जल जाते हैं और वो एकदम चमक वाला कपड़ा बन जाता है। रगड़ कर साफ़ करते हैं उन्हें साबुन के घोल में। विरंजन का उपयोग करते हैं कपड़े में और सफ़ेदी लाने के लिए। सूत में अलग और प्रोटीन रेशो में अलग तरीके की ब्लीच का उपयोग होता है और मानव निर्मित में अलग तरीके की ब्लीच का होता है। इनके नाम हमने पढ़े थे। उसके अलावा कपड़े की बुनावट में परिवर्तन हेतु कौन कौन सी परिसज्जा थी। कड़ापन था, स्टिफनिंग लाने के लिए हम अलग अलग स्टार्च वगैरह, रेजिन्स वगैरह का उपयोग करते हैं। कैलेंडरिंग में हमने पढ़ा कैसे रोलर्स के बीच से हम जो है कपड़े को डालते हैं ताकि क्या हो, उसकी जो सिलवटें हों वो ख़त्म हो जाएं और कपड़ा आकर्षक हो जाए, एकदम चमकदार हो जाए। टेंटरिंग में भी हमने यही पढ़ा था कि किस तरीके से हम उसे जो कपड़ा हमारा ढीला हो जाता है, उसे असमान हो जाता है, उसे एक आकार देने के लिए हम खींच करके एक मशीन से निकालते हैं कपड़े को। उसके बाद गर्म भाप से सुखा देते हैं ताकि कपड़ा एक समान आकार का, एक समान चौड़ाई में हो जाए। उसके अलावा हमने विशिष्ट परिसज्जाएं पढ़ी थी जिनमें हमने पढ़ा मॉइस्चराइजिंग जो हम कॉटन को देते हैं जिससे उसमें बिल्कुल रेशम के धागे जैसी चमक आ जाती है और कपड़ा बहुत आकर्षक और मजबूत हो जाता है। हम इसे इसमें कास्टिक सोडा में डालते हैं, फिर उसके बाद रोलर्स के बीच से डाल के पानी में धोते हैं, पानी में धोने के बाद अम्ल में डालते हैं, उसके बाद उसे सुखा देते हैं। उसके अलावा इसमें हमने पढ़ा सैनिटाइजेशन यानी सिकुड़न विरोधी जो आपकी परिसज्जा थी ताकि कपड़े में सिकुड़न ना पड़े, उसमें क्रीज ना आए, रिंकल फ्री कपड़ा हो जाए, तो हम उसको किस तरीके से रोलर्स के बीच से डालते हैं। उसके अलावा जल अभेदिता वाटरप्रूफ कपड़े होते हैं जिनमें हम कुछ केमिकल्स या रसायन का प्रयोग करते हैं ताकि उनमें क्या हो, एक परत चढ़ा देते हैं कपड़े के ऊपर ताकि वो वाटरप्रूफ हो जाए। मॉथ प्रूफिंग में हमने पढ़ा था कि हम सोडियम फ्लोराइड और एल्यूमिनियम फ्लोराइड का प्रयोग करते हैं ऊन और रेशम के धागों के ऊपर ताकि क्या हो, उनमें कीड़ा ना लगे, वो लंबे समय तक रख सकें। उसके बाद लास्ट में अभी हमने पढ़ा वस्त्रों की रंगाई एवं छपाई में क्या क्या कितने प्रकार की रंगाई होती हैं और छपाई होती है। तो बच्चों इस चैप्टर को हमारा अब ये जो चैप्टर 5 है वो इसी पार्ट में यानी 4th पार्ट में कंप्लीट होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा चैप्टर है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके इससे एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो आप इस चैप्टर को अच्छे से समझिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है आप मुझसे पूछ सकते हैं क्वेश्चंस में, और अगर आपको अच्छे से समझ में आया है, चैप्टर अच्छा लगा है, तो भी आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया, ताकि आगे भी अगर कोई मैं चैप्टर्स आप लोगों को समझाऊँ तो वो इसी इंटरेस्टिंग वे में और अच्छी तरीके से इससे ज़्यादा समझा सकूँ। थैंक यू सो मच बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अब हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। ओके बच्चों।